हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ईपीसी 1 की कॉपी को कैसे लिखते हैं। ईपीसी 1 अर्थात रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ईपीसी 1 की कॉपी को लिखने के लिए हम एक कॉपी के सैंपल के थ्रू ही जानते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कॉपी। ये रहा हमारे कॉपी का फर्स्ट पेज, जिसको कि कवर पेज भी हम कहते हैं। तो कवर पेज के ऊपर आप अपना रोल, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, कॉलेज का नाम वगैरह मेंशन करते हैं। और इसका असली स्टार्ट होता है इस इंडेक्स पेज से। इंडेक्स पेज पे हम अंदर के पन्नों में जिन जिन क्वेश्चंस को डिटेल से लिखे होते हैं उन्हीं का यहाँ पे शॉर्ट में ओवरव्यू देना होता है। तो जैसे मैंने इस पेज पे 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है और इन पाँचों के पेज नंबर को भी मेंशन किया हुआ है। आप डेट वगैरह को भी मेंशन कर सकते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल हम अंदर के पन्नों में जानेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, जैसा कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण में पठन के तात्पर्य को समझाते हुए इसके महत्व को बताएं। तो शिक्षण में पठन का तात्पर्य, इसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। साधारणतया पढ़ने को पठन कहा जाता है, किंतु भाषाई कौशल की दृष्टि से पढ़ने का यह अर्थ नहीं है, क्योंकि पुस्तक पढ़ लेने से ही पठन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। वास्तविक पठन वही है जब छात्र पढ़ने की क्रम में ही पाठक उसका अर्थ समझ जाए, उसमें वह किसी प्रकार की कठिनाई को अनुभव नहीं करे। यह सदैव ध्यान रखें कि लिपिबद्ध अक्षरों का तब तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक वे विचारों का प्रतिनिधित्व न करें। कोई भी पाठ्य अंश यद्यपि महान अर्थ रखते हो, किंतु यदि वह हमारे समक्ष अर्थ प्रकाशन न करे तो वह व्यर्थ है। पठन में लिपि को पढ़ना, पढ़कर समझना और पढ़कर अर्थ समझाना तीनों सम्मिलित है। अर्थात पठन या वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ पलते हैं। पठन शिक्षा का महत्व। तो पॉइंट नंबर 1, विद्यालय द्वारा प्रदत्त सबसे अधिक उपयोगी कौशल अथवा बौद्धिक प्रक्रिया पठन है। ज्ञानार्जन की दृष्टि से इससे बढ़कर और कोई कौशल नहीं है। पढ़ने की शिक्षा पर ही अन्य विषयों का ज्ञान निर्भर है। पढ़ना सीख लेने पर बालक विद्यालय के सभी विषयों को भली भांति पढ़कर समझ सकता है और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूसरा, पठन योग्यता के विकसित होने पर ही बालक की समस्त मानसिक और भावात्मक उन्नति निर्भर है। मानव द्वारा अर्जित ज्ञान लिखित रूप में विद्यमान है, जिसका उपयोग पठन द्वारा ही किया जा सकता है। तीसरा, ज्ञानार्जन का सबसे सरल सुलभ साधन पढ़ना है। बालक के विकास के लिए सबसे अधिक प्रेरणादायी तत्व पठन ही है, जो उसे सदा ही ज्ञान वृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता रहता है। चौथा, निरंतर पढ़ने से हमारे पूर्वार्जित ज्ञान में संशोधन और परिवर्धन होता है। पाँचवां, पठन आनंद प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। शब्द भंडार की वृद्धि भी पठन पर ही बहुत कुछ निर्भर है। सातवां, पठन द्वारा ही शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों, उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन करें। वाचन। तो सबसे पहले अब वाचन को डिफाइन करेंगे। वाचन यह एक कला है। व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण उसकी सुसंस्कृत एवं मधुर वाणी ही है, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो टूट या घिस जाते हैं, किंतु वाणी सदा बनी रहती है। व्यक्ति का एकमात्र आभूषण उसकी मधुर वाणी है। भाषा शिक्षण वाचन एवं लिखने से आरंभ किया जाता है, क्योंकि ध्वनि से ज्ञान सरल है। वाचन के प्रकार। वाचन के 3 प्रकार होते हैं: सस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन वाचन। पहला, सस्वर वाचन। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पाठ को सस्वर पाठ अथवा सस्वर वाचन कहते हैं। अर्थात जो लिखा हुआ है उसका जब ध्वनि के रूप में हम डिफाइन करते हैं तो वही सस्वर वाचन कहलाता है। यह वाचन प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। यह 2 प्रकार का होता है: व्यक्तिक वाचन और सामूहिक वाचन। अब व्यक्तिक वाचन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, आदर्श पाठ वाचन, जो कि शिक्षक द्वारा करवाया जाता है, और दूसरा अनुकरण पाठ वाचन, जो कि छात्र द्वारा करवाया होता है।
और दूसरा वाचन का प्रकार है मौन वाचन। मौन वाचन का स्थूल रूप में अर्थ है बिना होंठ हिलाए चुपचाप पढ़ना, अर्थात जो मनन अध्ययन हम करते हैं उसको मौन वाचन कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, पहला गंभीर वाचन और दूसरा त्वरित वाचन। अब वाचन का तीसरा प्रकार है अध्ययन वाचन। जब वाचन की प्रक्रिया अध्ययन करके की जाती है तो यह अध्ययन वाचन कहलाता है। वाचन शिक्षण के उद्देश्य। अब वाचन शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य है हम इनको जानेंगे। तो वाचन शिक्षण के उद्देश्य निम्न प्रकार से होते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला, बालकों के अक्षर, शब्दोच्चारण, उचित ध्वनि बल तथा सुस्वरता का उचित संस्कार करना। दूसरा, पुस्तक पढ़कर बालक उसका भाव समझ सके तथा दूसरों को समझा सके। तीसरा, बालकों के उच्चारण को शुद्ध तथा स्पष्ट रूप प्रदान करना। बालकों में प्रवाह सहित पढ़ने की क्षमता विकसित करना। बालकों को भावानुसार स्वर बदलने में कुशल बनाना। बालकों के वाचन को मधुर तथा प्रभावोत्पादक बनाना। उपर्युक्त वाचन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। वाचन का प्रयोग तथा अभ्यास प्रारंभ से ही करा देना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था में एक बार बालक की आदत पड़ जाने पर वह जल्दी नहीं छूटती है। सुंदर वाचन की विशेषताएं क्या क्या हैं, अब हम ये जानेंगे। तो सुंदर वाचन में कुछ जिन गुणों का होना आवश्यक है हम उनको अब देखते हैं। ये पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, मधुरता, प्रभावोत्पादकता तथा चमत्कारपूर्ण ढंग से आरोह अवरोह के साथ वाचन होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक अक्षर को शुद्ध तथा स्पष्ट उच्चारित करना। तीसरा, प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना। चौथा, वाचन में सस्वरता के साथ प्रवाह बनाए रखना। पाँचवा, आवश्यकता अनुसार उचित भाव भंगिमाओं का होना तथा समान गति में पढ़ना। छठा, पढ़ते समय उचित स्वाराघात एवं अनुतान, विराम स्थलों का ध्यान एवं आसन का ध्यान रखना। अब हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष बहुत ही आवश्यक होता है। कोई भी कॉपी जब आप लिखें तो उसमें निष्कर्ष ज़रूर ही लिखें। इससे आपका थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। इसका निष्कर्ष जानते हैं। उपर्युक्त ढंग का अनुसरण करने से व्यक्ति कुशल वक्ता तथा सफल अभिनेता हो सकते हैं। गद्य पाठ की आधी सफलता तथा कविता की पूरी सफलता उसके अच्छे वाचन पर निर्भर होती है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शिक्षण में लेखन कौशल को परिभाषित करते हुए इसके उद्देश्यों को बताएं। लेखन कौशल भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखन वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है। लेखन में अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए। लेखन की कला अस्थायी साहित्य का अंग है। लेखन में सोचने एवं चिंतन के लिए अधिक समय मिलता है। किसी भी कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता अभ्यास की होती है। हम बच्चों को लिखने के जितने अधिक अवसर देंगे वे लेखन कौशल में उतने ही अधिक निपुण तथा दक्ष होंगे। लेखन कौशल का विकास एक सतत क्रिया है। लेखन शिक्षण के उद्देश्य। अब हम लेखन शिक्षण के उद्देश्य को जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, छात्रों को लिखना सिखाने का प्रमुख उद्देश्य उन्हें अपने विचारों और अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से लिखित रूप में अभिव्यक्त होने की शिक्षा देना है। दूसरा, सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक लेखन का अभ्यास करना। तीसरा, प्रसंगानुसार आवश्यक गति से लिखना सिखाना। चौथा, छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना कि वे लिखते समय यथासंभव विराग तथा कॉमा आदि का प्रयोग कर सकें। पाँचवां,
बालकों के शब्दकोश को प्रकाशन का अवसर देना। छठा, प्राप्त ज्ञान को उचित प्रकार सुव्यवस्थित तथा लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का शिक्षण देना। सातवां, लिखित रचना के विभिन्न तत्वों एवं विद्याओं से छात्रों को परिचित कराना। लेखन शिक्षा की आवश्यकता। लेखन बालक की शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है और उसकी शिक्षा की यथोचित व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। प्रारंभ से ही इसकी शिक्षा की ओर समुचित ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना बालक की शिक्षा अपूर्ण है। शिक्षण में लेखन के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लेखन के महत्व एवं उसकी उपयोगिता इस प्रकार है। भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से रचना अर्थात लिखना भाषाई कौशल का सर्वोत्कृष्ट साधन है। अतः बच्चों को प्रारंभ से ही सुलेख की शिक्षा दी जानी चाहिए तथा लेखन के महत्व एवं उपयोगिता से उन्हें परिचित करा देना चाहिए। लेखन उच्चारित भाषा को लिपिबद्ध करके उसे अस्थायी रूप प्रदान करता है। लेखन के महत्व पर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मेया मोंटेसरी ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है, किंतु उन्होंने बच्चों की वाचन कौशल की शिक्षा लेखन शिक्षा के बाद में देने की सिफारिश की है। उनकी दृष्टि से वाचन की अपेक्षा लेखन बालकों के लिए अधिक सरल और आनंददायक होती है, किंतु यह उनका भ्रम है। यदि बालकों को वाचन में अच्छा ज्ञान होगा तो वे लेखन में भी अल्प समय में कुशलता प्राप्त कर लेंगे। सुंदर लेखन व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। लेखन कला के विकास की ओर भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही ध्यान दिया गया है। लेखन का महत्व अन्य कारणों से भी व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में अधिक है। उदाहरणार्थ, पहला, इसके द्वारा हमारे व्यक्तित्व का परिचय दूसरे को मिलता है। जो व्यक्ति लेखन में कुशल होता है वह समाज में सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और सभी व्यक्ति उसे सभ्य और संस्कृत कहते हैं। धार्मिक, राजनीतिक, दूसरा पॉइंट है धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में लेखन कला अत्याज्य है, अर्थात इसको त्यागा नहीं जा सकता। हर फील्ड में लेखन का उपयोग होता ही है। सामाजिक जीवन में पत्र व्यवहार, हिसाब किताब आदि के लिए लेखन का अत्यंत महत्व है। तीसरा, लेखन के द्वारा भाषा को स्थायी रूप प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा विचारों को चिरस्थायी बनाकर हम आने वाली भावी पीढ़ियों के सम्मुख महान आदर्शों को प्रस्तुत करके उन्हें प्राप्त करने की प्रेरणा सरलता से प्रदान करा सकते हैं। चौथा, लेखन के द्वारा छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। लेखन कला की शिक्षा देने में उनमें लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। सनह सनह आगे चलकर वह लेखन में कुशल और योग्य हो जाता है। पाँचवां, बौद्धिक विकास के लिए भी लिखना सीखना आवश्यक है। छठा, संसार के विभिन्न देशों से परस्पर संबंध लिखित भाषा के माध्यम से ही होता है। अब पाँचवां अर्थात अंतिम प्रश्न, श्रवण कौशल क्या है? कक्ष में संप्रेषण प्रवाह के प्रयोग की विवेचना करें। श्रवण कौशल, वाचन, सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। भाषा के संदर्भ में अर्थ, बोध एवं भाव की प्रतीति सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथा भाव एवं विचार समझते हैं और ग्रहण करते हैं तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। अब संप्रेषण प्रवाह के प्रयोग, अब इसके क्या क्या प्रयोग है इसको हम देखेंगे। शिक्षण के चारों कौशलों पढ़ना, लिखना, सुनना एवं बोलना का उपयोग संप्रेषण में किया जाता है। संप्रेषण की क्रिया एक मार्गी तथा द्विमार्गी होती है।
संप्रेषण की क्रिया लिखित तथा मौखिक दोनों ही प्रकार की होती है। संप्रेषण का कोई रूप क्यों न हो, उसमें दो भाषा कौशलों का उपयोग किया जाता है। किसी एक भाषा कौशलों का उपयोग सार्थक तथा उपयोगी नहीं होता है। यदि कोई बोल रहा है तब सुनने वाला होना चाहिए। कक्षा शिक्षण में शिक्षक बोलकर अपनी पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है और छात्र सुनकर पाठ्य वस्तु को समझते हैं और उसे बोधगम्य करते हैं। इस प्रकार भाषा कौशलों के उपयोग में दो संप्रेषण प्रवाह क्रियाशील होते हैं। बोलना सुनना संप्रेषण प्रवाह, पहला है बोलना सुनना संप्रेषण प्रवाह और दूसरा है लिखना पढ़ना संप्रेषण प्रवाह। अब इसको हम डिफाइन करेंगे। पहला, बोलना सुनना संप्रेषण प्रवाह। इस प्रकार का संप्रेषण प्रवाह कक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों के मध्य होता है। इस संप्रेषण में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, परंतु अधिगम की दृष्टि से छात्र का क्रियाशील होना कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस संप्रेषण प्रवाह के तीन प्रमुख घटक हैं। पहला पाठ्य वस्तु, दूसरा शिक्षण विधि तथा तीसरा शिक्षण सहायक सामग्री। अब संप्रेषण प्रवाह के दूसरा लिखना पढ़ना संप्रेषण प्रवाह। इस प्रकार का संप्रेषण प्रवाह भी शिक्षक तथा छात्रों के मध्य होता है। शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है और छात्र उसे पढ़ता है। जैसे कि इधर इस ड्राइंग में मैंने दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से लिखना पढ़ना संप्रेषण प्रवाह को दर्शाया जाता है। तो मित्रों, आप हर पेज के पहले आप देख रहे हैं कि एक ब्लैंक पेज दिया हुआ है। आप इस ब्लैंक पेज पे खुद से ही ड्राइंग करके या फिर कोई पिक्चर कटिंग करके पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका ये कॉपी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव खूबसूरत दिखेगा। तो आप इसे जितना खूबसूरत बना सकते हैं खुद से, उतना आप बनाइए। और इस तरह EPC 1 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो, इस कॉपी का ही एक शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तब तक थैंक यू, बाय, टेक केयर।